ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से लगभग अगर मैं बताऊं तो आप लोग याद रखेंगे, इस चैप्टर से लगभग आपके 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। और जो अगर बिहार बोर्ड के आप बच्चे हैं तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। और मैं बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहिए तो इस पर टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चैप्टर ये क्वेश्चन आपका हमेशा रखा रहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं, तो सदैव त्वरित आवेश से। ठीक, त्वरित आवेश से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आपको मैंने बताया, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो हम रिकॉर्डेड आपको ये वीडियो दे रहे हैं और पूरी चीज़ें उसी शिद्दत के साथ जैसे मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरह से, उसी इंटरेक्शन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा। तो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से लगभग अगर मैं बताऊं तो आप लोग याद रखेंगे, इस चैप्टर से लगभग आपके 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। और जो अगर बिहार बोर्ड के आप बच्चे हैं तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। और मैं बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरे चैनल से भी अगर हैं तो आप उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप चाहे बिहार बोर्ड हो और चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे आप एमपी बोर्ड हो, ठीक है, शेयर करें और वीडियो को लाइक, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज का चैप्टर रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर 8। और ये क्रैश कोर्स में आधा आपका फिजिक्स हाफ पार्ट खत्म हो जाता, आधा बचता है। और अभी महामैराथन भी क्लास आ जाएगी 12 घंटे की, तो जरूर आप सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। उसका नाम मैं रखूंगा रामबाण, ठीक है ना। अभी मैं नाम सोच रहा हूँ, मैं सोच के आपको बताऊंगा कि उसका नाम क्या होगा। 1.5 के अपना परिवार हो चुका, आप सभी का इस पर बहुत बहुत धन्यवाद है। सेलिब्रेशन मैं नहीं मनाता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है। बहुत जगह मैंने देखा है कि वो लाइव आके सेलिब्रेशन मना के अपने सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, इतना कर लो, उतना कर लो, उतना कर लो। तो मैं पढ़ाने पर विश्वास रखता हूँ और बच्चों का भी प्यार मेरे साथ है, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ सब कुछ है, सभी लोग मेरे साथ हैं। और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं पढ़ाने का। और पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है जहाँ तक लोगों को लगता है कि आए खड़े हुए पढ़ा दिए। बहुत पीछे की तैयारी होती है क्योंकि बच्चों को उनके भविष्य तक, उनके एम तक पहुँचाना होता है। लास्ट स्टेज तक एग्जामिनेशन में उनके क्वेश्चन लड़ने चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूँ बच्चों को और कभी मैंने बच्चों के साथ गलत नहीं किया। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं कभी भी बच्चों के साथ गलत नहीं करूँगा और ना ही होने दूंगा। इसका बच्चे भी मेरे साथ जरूर याद रखेंगे। और कभी अगर मैं गलत होता हूँ तो बच्चे मुझे बेहिचक कमेंट बॉक्स में मुझे पर्सनल कॉल करके मुझे बता देते हैं कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा कर लीजिए तो हो जाएगा। और मैं मानता भी हूँ, ठीक है। 1500 का परिवार हो चुका है। अब जल्दी जल्दी आप लोग 2K से आप लोग 200K का सेलिब्रेशन करेंगे। मेहनत आपकी होगी, मेरी भी होगी, और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। तो ये चैप्टर अगर आप अनुराग सर फिजिक्स ऐप से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप अनुराग सर फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से क्रैश कोर्स पे जाके 49 रुपए का क्रैश कोर्स है, मात्र 49 रुपीज का, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बेटा? वेव एक प्रकार की डिस्टरबेंस होती हैं, यानी विक्षेप होती हैं, डिस्टरबेंस होती हैं, जिनसे तरंगे उत्पन्न होती, वेव जनरेट होती हैं। तो वेव आर लाइकली द डिस्टरबेंस एंड द क्रिएट द वेव, ठीक है, जनरेट द वेव, ऐसे बोल सकते हैं कि ये डिस्टरबेंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर चलती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्सिव वेव होती हैं। अभी हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो विक्षेप तरंगे क्या है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस, बिना डिस्टरबेंस के तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। तरंगे एक प्रकार की विक्षेप होती हैं जिन्हें हम लोग अलग अलग प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे बच्चा कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न तथा विरलन के रूप में चलती हैं, ठीक है। और ये माध्यम में गति करती हैं, साथ साथ वेव जो होती हैं वो निर्वात में भी गतिमान हो सकती हैं और होती भी हैं। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गति करती हैं, और यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यस सर। तरंगों का जो समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t होता है। और अगर ये कला, यानी कला मतलब फाई, फाई मतलब फेज, फेज मतलब
कितने एंगल आगे और पीछे चल रही हैं। अगर वैसी कोई बात होती है तो y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस kx होती है, जहां पर x पथ होता है यानी पथांतर होता है और फाई आपका कितना होता है, कालांतर होता है। अगर इसी पर मैं बात करता हूं मैक्सवेल के समीकरण, तो मैक्सवेल के समीकरण 4 होते हैं, जिनमें पहला समीकरण बेटा विद्युत के गाउस का नियम का होता है। तो गाउस का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखे किसी आवेश के लिए वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर रखे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो वो यहां पर दिया गया है। दूसरा, चुंबकत्व के गाउस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम विद्युत चुंबकीय फैराडे के नियम, तो आप लिख सकते हैं किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि विद्युत जो कि फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, जहां एन फेरों की संख्या होती, कितनी उसमें कुंडलियों में फेरों की संख्या बताई जाती है। एम्पियर मैक्सवेल के परिपति नियम, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ पर बहने वाली नेट धारा के 1/ε0 नेट धारा के म्यू नॉट गुना होता है। कितने गुना होती, म्यू नॉट गुना होता है, ये इसका समीकरण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो 4 गुण अगर पेपर में आते हैं तो आप आसानी से इनको लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात और माध्यम दोनों में गतिमान होती है, क्योंकि कैसी हैं, तरंगे हैं। तो तरंगे अगर केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होती तो माध्यम में होती, कैसी होती, माध्यम में होती। अगर वे अनुप्रस्थ तरंगे हैं तो माध्यम तथा निर्वात दोनों में गतिमान होती है, और इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, इट्स स्पीड द अप्रॉक्स ऑफ द लाइट वेव, ठीक है, लाइट की तरीके चलती है। दूसरी, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों में लंबवत गतिमान होती हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र में इनका ऊर्जा घनत्व 1/2ε0 ई स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र में इनका ऊर्जा घनत्व यूबी बराबर b²/2ε0 होता है। ठीक है, ये तो पूरे चैप्टर का कुछ एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आपको करा दिया। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां याद रखिएगा कि ये आपका जो घटता ये वेवलेंथ है, सबसे कम जो तरंगे का वेवलेंथ होता है वो रेडियो तरंगों का होता है। फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ज्यादा देखी जाए, सबसे ज्यादा जो देखी जाएगी वो किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी इन तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो +4 ज्यादा है तो वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी गामा की ज्यादा होती, आवृत्ति किसकी होती, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इनमें टेम्परेचर देखा जाए तो अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब चलिए यहां एक शॉर्ट मेथड दिए तरंगों को याद करने का बच्चा, तो कौन सा तरीका दिया, दिया है गामा की एक्स, गामा किरण एक्स किरण पीडीए से, पीडीए का मतलब पराबैंगनी, डी का मतलब दृश्य प्रकाश, और ए का मतलब अवरक्त किरण, से का मतलब सूक्ष्म तरंगे, रैनवे, रैनवे भाग गई, तो रैनवे का आर से क्या होगा, रेडियो तरंगे, जो आर से होगा उसको रेडियो तरंग कहेंगे। तो सबसे कम रेडियो तरंगों की वेवलेंथ होती है। अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो हमें यहां पर बताया जाएगा। चलो पहला सवाल है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय कितने नियम हैं। ठीक है, आप लोगों को न्यूमेरिकल जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा काम आएंगे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनको जितना ज्यादा हो सके आपको याद कर लेना है। तो मैक्सवेल के कितने समीकरण हैं आपको मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। तो मैक्सवेल कितने समीकरण बेटा, 4 समीकरण, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो मैक्सवेल के कितने समीकरण हो गए, 4 समीकरण हो गए। दूसरा, विस्थापन धारा किससे उत्पन्न होती है। देखो विस्थापन धारा हमेशा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। अर्थात इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से मैक्सवेल का समीकरण कौन सा नहीं है। देखो मैक्सवेल के जो कितने समीकरण हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिए। तो पहला समीकरण अगर आप देखा जाए तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds, और ये होता है Q∞ जो कि वैद्युत का गाउस का नियम है। ठीक है, गाउस का नियम, गाउस का नियम। दूसरा हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन v डॉट dl, और ये आपका आ जाएगा 0, या b डॉट ds, ये 0।
इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा चुंबकत्व का गाउस का नियम, चुंबकत्व का गाउस का नियम, चुंबकत्व का गाउस का नियम बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, नहीं तो हम इसको लाइव पढ़ा रहे थे लेकिन नेट प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं हो पाया। ठीक, तीसरा हमारे पास आ जाता है कि चुम बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ डी फाई बी बाई माइनस का डी टी। ठीक, या आप ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तो ये चौथा नियम हो जाता है, ये तीसरा नियम हो जाता है, ये आपका पहला नियम हो जाता है और ये आपका दूसरा नियम हो जाता है। तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा कि ये मैक्सवेल का नियम नहीं है। आपको इसको ख्याल रख के याद कर लेना है। दूसरा प्यारे बच्चे, चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहिए तो इस पर टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चैप्टर ये क्वेश्चन आपका हमेशा रखा रहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, तो सदैव त्वरित आवेश से। ठीक, त्वरित आवेश से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव त्वरित आवेश के लिए उत्तरदायी होती हैं, किसी और आवेश के लिए नहीं हो पाती। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, क्या है देखा जाए तो उसके कई नियम हैं। जैसे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। दूसरा, त्वरित आवेशों से उत्पन्न की जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, त्वरित आवेशों से उत्पन्न की जाती हैं। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, अभी मैंने गुण में पीछे आपको बताया है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि इसमें सभी तरंगे आपकी सही हैं। अगला क्वेश्चन, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टरों के बीच कालांतर क्या होता है। ठीक, अगर कालांतर शून्य होता है परंतु कंपन की दिशा लंबवत होती, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। जल्दी से एक बार बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फटाफट एक बार बताने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब देखो बच्चा, हमने आपको यही बताया। देखो अगर इंपॉर्टेंट से समझा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरह से चलती हैं, वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये, ठीक है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे जाती है, ठीक है, ये ऐसे चलेंगे और ऐसे इस तरह से आगे जाती रहेंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं इनका जो कालांतर होता है, ठीक है, कालांतर मतलब कितने कितने चलती हैं। देखो एक दोनों परस्पर 90 डिग्री हैं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ये 0 डिग्री पर आ जाएंगे, ठीक है, और ये 0 डिग्री पर होती हैं तभी ये कंपन दिशा के कैसे होंगे, लंबवत होंगी, वरना ये लंबवत नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होना चाहिए, ए। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां से चलते हैं मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सी समांतर हो तो बताइए इसमें कौन सा समीकरण है। क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, और ये बराबर किसके आ जाता है, सी, प्रकाश के चाल के बराबर आ जाता है। अर्थात आप अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। और 2015 का वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि 1/ε0 और μ0 का मात्रक क्या है। अगर जरा ध्यान से देखें, 1/ε0 μ0, इसकी वैल्यू होती है c² के बराबर, और c का अगर देखा जाए मात्रक प्रकाश की चाल है L की पावर -1। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा L2 t की पावर -2, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आपको ये वाला याद रख लेना है। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ना आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन इसकी अच्छे से, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन वाला लगा पाएंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कौन सा कथन असत्य है, फोकस करना है किस चीज पर, असत्य है। तो क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों ही एक स्थान पर अधिकतम तथा न्यूनतम मान के होते हैं, नहीं, दोनों समान मान के होते हैं, ठीक है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों ऊर्जा वैद्युत घनत्व बराबर बढ़ जाती है, नहीं, समान होती है, बढ़ती नहीं है, समान होती है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, विद्युत चुंबकीय वेक्टरों में एक दूसरे समांतर होते तथा तरंग संचरण की लंबवत होते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी देखा, समांतर नहीं होते,
एक दूसरे के समांतर कहाँ होते हैं? वेक्टर एक दूसरे के समांतर नहीं होते, एक दूसरे के परस्पर लंबवत नहीं, जीरो हो जाते। इन तरंगों के संचरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, हाँ, माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती। अगर ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होना चाहिए। विद्युत चुम्बकीय दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा तरंग संचरण दिशा के लंबवत होते हैं। नहीं, कालांतर में जीरो होते, समांतर नहीं होते। कालांतर में यहां आप लिख सकते हैं कि कालांतर शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है? कालांतर जीरो होता है, समांतर नहीं होते। कालांतर जीरो होता है तो लंबवत होते हैं। ठीक है, तो लंबवत होते हैं। 10वां क्वेश्चन। ठीक, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व कैसा होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व कैसा होता है, आपको ये बताना। ठीक, अब जो देखो ऊर्जा घनत्व किसके कारण होता है, अगर हमने आपको बताया कि अगर ऊर्जा घनत्व वेक्टर ई निकालना है यूवी, तो आपके पास आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं कि यूबी बराबर, तो तब भी आप देख सकते थे बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट। ठीक, ये आपका बनता था विद्युत घनत्व और ये घनत्व। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन जरा पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होता है। अच्छा, आधा चुंबकीय क्षेत्र और पहला और दोनों, बेटा आधा तो होता ही नहीं और दोनों भी नहीं हो सकते और इनमें से कोई हो नहीं सकते, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। ए इज द राइट आंसर होगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखो अभी बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा। अभी देखो अवरत तरंगे हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं और क्या कह रहा है, अल्फा किरणें नहीं है। ठीक है, अल्फा किरणें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं। कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? देखो ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, ऊष्मा तरंगे और रस्सी में उत्पन्न तरंगे। ठीक है, कौन सी तरंगे हैं? ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। देखो ध्वनि तरंगे तो विद्युत चुम्बकीय के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जल तरंगों में माध्यम की आवश्यकता, रस्सी में भी माध्यम की आवश्यकता। ऊष्मा तरंगे जो प्रकाश तरंगे भी होती, ऊष्मा तरंगे कैसी होती? प्रकाश के बराबर आती है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं? देखो अब यहां चीज आपको समझना है, यहां आपको समझना है, एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक, परस्पर समांतर होते हैं लेकिन समान कला में होते हैं। समान कला में तो ठीक है चलते, परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, और समान कला में होते हैं, ये भी बात आपकी सही हो गई। ठीक, परस्पर लंबवत होते विपरीत कला में होते, परस्पर समांतर होते तथा विपरीत कला में होते। ठीक है, तो एक मिनट जरा ये क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक बार और पढ़ लेते, एक मिनट ऊपर जाइए। ठीक, परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में होंगे, सॉरी परस्पर समांतर तथा समान कला में होंगे। ये देखा जाए समान कला में होंगे। ठीक है, समान कला में होंगे। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, चलो कट गया कोई बात नहीं। एक मिनट जरा मुझे समय दे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं ना इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया, विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी बी नॉट। ठीक है, क्या दिया गया हमको बच्चा? बी नॉट। आपने कहा यस सर, चलो भाई बी नॉट देख लेते। तो बी नॉट हमको दिया गया है, बी नॉट दिया है 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला। तुमने कहा यस सर। फिर कह रहा आवृत्ति दी गई, आवृत्ति का मतलब फ्रिक्वेंसी ना, फ्रिक्वेंसी थी 10⁻12 हर्ट्ज। फिर हमसे कह रहा विद्युत क्षेत्र का आयाम बताइए, ई नॉट।
ठीक, चलो भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कितना, वी नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक है, ई नॉट अपॉन बी नॉट, यहाँ आ जाएगा आपके पास आ जाएगा सी, तो सी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं न्यू बाई लैम्डा, ठीक, या एन बाई लैम्डा लिख सकते हो, है ना, लैम्डा, और हाँ यही बात हो सकती है, ठीक, 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक, या प्रकाश की चाल भी लिख लो तब भी, इसके इससे कोई मतलब भी नहीं, अगर ध्यान से देखो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी चलो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक, ई नॉट का हमें दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ना, ई नॉट यहाँ आ जाएगा, ई नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट, ई नॉट की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा 3 × 10⁸ और बी नॉट हमें दिया गया 3 × 10⁻−10, ठीक, ई नॉट बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻−2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 9 × 10⁻−2 वोल्ट पर मीटर, 2023 का ही क्वेश्चन आपको कराया गया है। अगला ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, ये कि जेड अक्ष के अनुदिश गतिमान विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित क्या है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम लोग लिखते हैं, अगर ध्यान से देखा जेड अक्ष के अनुदिश कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग दी गई है, देखो ऐसे जाएंगे, ये मान लेते हैं जेड अक्ष, क्या है, जेड अक्ष, ठीक, तो ये वाली आपकी हो जाएगी वाई अक्ष और ये वाला हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ठीक, यहाँ होता है या तो आप इसको एक्स मानो इसको वाई मानो, यहाँ होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, यहाँ होता है विद्युत क्षेत्र, तो ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई, और अगर वेक्टर फॉर्म में, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म में जेड अक्ष की जगह पर के कैप होता है, एक्स अक्ष की जगह पर आई कैप होता है और वाई अक्ष की जगह पर जे कैप। तो अगर आपसे पूछा जाए ये किसके किसके बराबर है, ई जो वेक्टर ई है वो ई नॉट आई कैप के बराबर होगा, और जो वेक्टर बी है वो किसके बराबर होगा, बी नॉट इंटू जे कैप के बराबर। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन यहां तक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणों का, कौन सी किरणों का सबसे कम तथा सबसे अधिक आवृत्ति, ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, ठीक है, ठीक है, देखो अगर हम यहां पर चलते हैं बेटा, ऑप्शन ऊपर देखो, हमने आपको एकदम आसानी से यहां पे समझा है, ये वाली पॉइंट समझो, इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी अगर देखो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी, गामा की, और सबसे कम किसकी है, रेडियो की, ठीक है, और अगर यहाँ ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन में हम लोग देखें तो कौन कौन से दिए हैं, उन चीज को आपको सामने डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, क्या कह रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम आवृत्ति किसकी, तो आवृत्ति सबसे अधिक किसकी है, गामा की, और सबसे कम किसकी है, रेडियो की, ये आपकी हो जाए, ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, किसका सही हो जाएगा, सबसे अधिक गामा की, सबसे कम रेडियो की। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको दिया गया है, तरंग दैर्ध्य किसकी व्यक्त किया जाएगा, देखो यहां पर लैम्डा वी, तो ये दिया गया है दृश्य, दृश्य के लिए, ठीक, लैम्डा एक्स, तो ये दिया है एक्स किरण के लिए, ठीक, एक्स किरण के लिए, और तीसरा आपको दिया गया है लैम्डा एम, सूक्ष्म तरंगों के लिए, सूक्ष्म सूक्ष्म के लिए, तरंग दैर्ध्य किसकी व्यक्त करती है, तो देखो हमने आपसे बताया था गामा की एक्स की पीडीएम से, ठीक है, रैन अवे, रैन अवे, ये हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको यही तो पढ़ाया, तुमने कहा हाँ सर आपने तो यही पढ़ाया, तो अब जरा देखो हमने आपसे अभी इसके जस्ट वाले में कहा कि सबसे अधिक आवृत्ति गामा की और सबसे कम किसकी है, रेडियो की, तो आवृत्ति सबसे कम रेडियो के है, तो अगर देखा जाए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बच्चा सबसे अधिक हो जाएगी सूक्ष्म तरंगों की, सूक्ष्म तरंगों की, ठीक, यहां हो गया माइक्रोवेव ना, ये आ गया, ठीक है, रेडियो तरंगी, तो ये हो गया से हो गया माइक्रो,
तो माइक्रो यहाँ दिया सबसे कम। फिर कौन सा दिया है, वायलेट, ठीक है, वायलेट का मतलब दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश, फिर हो जाएगा दृश्य प्रकाश, फिर एक्स किरणें, तो एक्स हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा सबसे पहले कि लैम्डा एम, फिर उससे होना चाहिए, उससे होना चाहिए फिर लैम्डा वी, और फिर उससे हो जाएगा लैम्डा एक्स, ठीक है, ये लैम्डा एक्स, ये वाली बात हमारी सही होगी। अभी भी अगर नहीं समझ में आई तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए कि सबसे अधिक, यहां हमसे तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करें, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, वो होती है माइक्रो तरंगों की, या इसके आगे जाओगे तो रेडियो तरंगों की, लेकिन यहाँ माइक्रो तरंगों पहले लिखा जाएगा, ठीक। तो माइक्रो तरंगे, फिर उसके बाद दृश्य तरंगे जो वी दिया है, वायलेट, ठीक है, और तीसरा आपका आया एक्स किरणों की, सबसे कम एक्स किरणों की, सबसे अधिक माइक्रो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक, 2 आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, ये दिया सबसे अधिक किस विद्युत चुम्बकीय की तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य किसकी अधिकतम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ देखो मैंने सूक्ष्म तरंगे लिखी, यहाँ देखो रैन यानी रेडियो तरंगे, उसके पहले सूक्ष्म तरंगे, क्या यहाँ रेडियो है, रेडियो नहीं है, तो सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेडियो तरंगे किससे उत्पन्न होती है, चाहे रेडियो तरंगे हो बच्चा, और चाहे आपकी तरंगे हो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये एलसी दोलित्र से उत्पन्न होती है, कहां से, एलसी दोलित्र से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, अब तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, माइक्रो और रेडियो, तो अब यहाँ रेडियो की तरंग होगी, ठीक, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, तो गामा की है, ठीक, किसकी है, गामा की। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है, तो अवरक्त किरणें, ठीक, पराबैंगनी और अवरक्त, तो पराबैंगनी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट व्यू, अल्ट्रावायलेट, ठीक, ये चौथा ऑप्शन सही होगा, पराबैंगनी किरणें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ठीक है। अगला यहां दिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 दृश्य प्रकाश एक्स किरणें सूक्ष्म है, तो तरंग दैर्ध्य किसको निरूपित करेगी, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा की, किसकी है, दृश्य एक्स और सूक्ष्म, है ना, दृश्य एक्स और सूक्ष्म। 1 मिनट चलते हैं ऊपर, एक बार फिर से आपको एक बार हम और समझा देते हैं, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी, ये चीज देख लीजिए, ठीक। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की बात करें, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा की, ठीक है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा की, सबसे कम किसकी हुई, गामा की, सबसे अधिक किसकी हुई, रेडियो की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। चलो रेडियो, अब इसके बाद आगे बीच में सब आते हैं, ठीक है। चलो भैया अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं, जहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया था, हाँ ये क्वेश्चन दिया गया था। चलो भाई, तो सबसे इसकी हो गई गामा की ना तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो गई गामा की, तो यहाँ गामा तो दिया नहीं गया, गामा के बाद एक्स दिया गया, तो एक्स हो गई, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एक्स तरंगे निरूपित करती हूं, तो सबसे ज्यादा हो गई किसकी, एक्स की, तो लैम्डा 2, फिर उससे 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 कम आ जाएंगी किसकी, सूक्ष्म सबसे अधिक हो जाएंगी, और वेवलेंथ सबसे कम हो गई गामा की, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और दूसरा है एक्स की, तीसरा है दृश्य, है ना। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, 1 मिनट में एक बार और देख लेता हूँ, गामा की एक्स से 1 मिनट और, अरे यार देखो अब मुझे ही डाउट होने लगा, 1 मिनट देखो, यहाँ मैंने बच्चों के लिए लिखाया है गामा की एक्स, ठीक, गामा की एक्स यहाँ हो जाएगा गामा एक्स अल्ट्रावायलेट व्यू, ठीक, विजिबल AUV और इंफ्रारेड AUI से, और यहाँ से आ जाएगा माइक्रो, ठीक है, MR ले गई, AUI पराबैंगनी को अल्ट्रावायलेट, दृश्य को वायलेट, दृश्य को विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, ठीक है, ये दिया गया। यहाँ होगी वेवलेंथ का बढ़ता क्रम, ये है वेवलेंथ का बढ़ता क्रम, और ये है फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम है। ये यहाँ देखेंगे तो वेवलेंथ है ऊपर, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो की है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो की है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो की है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और यहाँ आ जाएगी वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो की है। अब क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा समझना यही चीज है, x1 x2 ये जो दिया गया है सबसे कठिन काम है यही समझना। तो अब जरा देखेंगे, तो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बतानी, तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी हुई, वेवलेंथ का बढ़ता क्रम यानी सबसे ज्यादा गामा, तो सबसे यहाँ गामा दिया नहीं गया, ठीक, गामा की एक्स, तो एक्स दिया गया,
एक्स की है लैम्डा 2, तो सबसे पहले लैम्डा 2, ठीक, तरंग दैर्ध्य निरूपित होती है। फिर उसके बाद आती है दृश्य, तो दृश्य आ जाएगी तो लैम्डा 3 आ जाएगी, फिर आ जाएगी लैम्डा 1, ठीक है, लैम्डा 3 आ जाएगी, फिर उसके बाद आ जाएगी लैम्डा 1। ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा इसका, ठीक है। देखो हम ही कभी कभार डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन माइंड में चलने चाहिए, अगर नहीं चलता तो गड़बड़ी हो जाती है, ठीक। अब देखो यहाँ कह रहा है कि रेडियो की आवृत्ति का परास क्या है, रेडियो की तरंगों की आवृत्ति का प्रकाश क्या है। देखो अगर किसी किसी क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो आपको बी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। किसी किसी में 12 से 14 तक दिया गया है, तो बिना हिचकिचाए आपको 12-14 देखना, लेकिन 6 से 10 के बीच में होगा, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ दिया किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में 3 × 10 की घात -10 टेस्ला, ये क्वेश्चन अभी हमने करवा दिया है ऊपर। 10 की घात 9 × 10 की घात कितना होगा, -2 वोल्ट मीटर, ये आपका आंसर सही होगा। अभी पीछे हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए सदिश का आयाम इतना दिया, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना हो जाएगा। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र दिया, वैद्युत क्षेत्र दिया यानी ई नॉट दिया है 3.0 × 10 की घात -4 वोल्ट पर मीटर। हमारे पास फॉर्मूला होता है E0/B0 = C, हमको B0 चाहिए, हम लोग लिख सकते हैं E0/C। E0 की वैल्यू होती 3 × 10 की घात -4, 3 × 10 की घात -4, और यहाँ आ जाएंगे 3 × 10 की घात -8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्टली बचता है 3 × 10 की घात 8, है ना, 3 × 10 की घात ऊपर जाके -8, तो आप सीधा लिखेंगे B0 बराबर 1 × 10 की घात -4 -8, तो B0 की ऑलरेडी वैल्यू हो जाएगी 1 × 10 की घात -12, ठीक, टेस्ला, तो -12 टेस्ला हो जाएगी। और आंसर शीट आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लगा दी, जिसमें आपको दिक्कत ना हो लगाने में और समझने में। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया गया है बेटा कितना, 2 माइक्रो टेस्ला। अच्छी चीज है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है 2 माइक्रो टेस्ला, तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम बताना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखेंगे कि E0 सूत्र होता है E0 = C × B0, हमें E0 निकालना है, तो C की वैल्यू है 3 × 10 की घात 8, और यहाँ दिया माइक्रो टेस्ला, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10 की घात -6, ठीक। तो E0 बराबर 3 दूनी 6, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात 2, तो आसानी से मैं लिख सकता हूँ 600 वोल्ट पर मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों का आवृत्ति दी गई है। अच्छा, दोलनों की आवृत्ति दी गई, बहुत अच्छी बात है। 2 × 10 की घात 10 हर्ट्ज, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि बताइए, यहाँ दिया है आयाम किसका, वोल्ट पर मीटर, यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया सवाल में, ठीक, बहुत बढ़िया, 30 वोल्ट पर मीटर। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए B0, तो आसानी से फॉर्मूला हमारे पास है E0/B0 = C, तो हमें क्या निकालना है, B0 की वैल्यू आ जाएगी E0/C। E0 की वैल्यू कितनी है 30, और यहाँ कितना है 3 × 10 की घात 8, यहाँ से कटेंगे तो 10 आ जाएंगे, तो B0 की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 1 × 10 की घात -8, तो आंसर आ जाएगा -7 टेस्ला, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया, आंसर आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगला, प्रगामी चुंबकीय तरंग के शिखर मान कितना दिया गया, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन तो लगा भी सकते हो अगर लगाना चाहो तो। यहाँ क्या दिया, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान यानी B0, तो B0 की वैल्यू 2 × 10 की घात -8 दी गई है, आपने कहा ठीक। C की वैल्यू सवाल में दी गई 3 × 10 की घात 8, तो अगर मैं आपसे कहूं तो इनको लगाया जाए तो आप आसानी से लिखेंगे E0 = सूत्र होता है B0 × C, तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 की घात 8, और यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 10 की घात -8, -8 + 8 कटेगा, E0 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 अर्थात 6 वोल्ट पर मीटर, क्या हो जाएगी 6 वोल्ट पर मीटर। इसको एकदम ध्यान में रखे हुए आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल, लास्ट सवाल आज की क्लास का, तो ये दिया 25 मेगाहर्ट्ज, क्या दिया गया बच्चा, 25 मेगाहर्ट्ज का क्वेश्चन दिया गया। कैसे क्वेश्चन कह रहा है 25 मेगाहर्ट्ज में आप ही बताइए कि मेगाहर्ट्ज का मतलब आवृत्ति है F बराबर 25 मेगा मतलब 10 की घात +6 और हर्ट्ज। कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वेक्टर E बराबर 6.3 J कैप है, तो चुंबकीय क्षेत्र में B का आयाम बताइए क्या होगा। तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ध्यान देंगे कि देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू दी गई है, तो इसको लगाने की वैल्यू क्या हो सकती है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है B0 = E0/C, तो वेक्टर फॉर्म अगर कर लूं
तो बी नॉट बराबर मैं लिख सकता हूँ ई नॉट 6.3 जे कैप, और ये आपका आ जाएगा 3 × 10⁸ और ये आ जाएगा आपका, याद लगा लीजिएगा आई कैप पे, ठीक है। आई क्रॉस जे आपका के कैप आ जाता है, तो यहाँ 3 से कटेंगे तो 2.1 × 10⁻⁻8 और जे अपॉन क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा आपका के कैप का टेस्ला। टेस्ला फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का ये चैप्टर, और मेरे हिसाब से एकदम सरल तरीके से मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए, और सब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मेरे हिसाब से अगर आपको डाउट लगता है कि सर नहीं हो पाया है, तो आप मुझे जरूर बता दें, जिससे कमेंट कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं सेकंड पेपर अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो सेकंड पेपर की वन शॉट क्लास में आपकी वो डाउट पहले क्लियर करके फिर हम क्लास को आगे लाइव करेंगे, ठीक है। और मैं इतना ही कहूंगा कि आप जितना हो सके इसको बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे जिनको अनुराग सर की जरूरत है, तो आप जरूर इनको बच्चों तक पहुंचाइए। बहुत बच्चे हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे भारत में, मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे आप बड़े प्लेटफॉर्म देख लीजिए, मैंने 3,000 का कोर्स कर दिया, मैंने 1,500 का कोर्स कर दिया, मैंने 500 का कोर्स कर दिया, लेकिन आप अगर उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे तो नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा, वो अरबों खरबों में कमा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की कौन बात करेगा जो नहीं, ये इतना भी नहीं दे पा रहे हैं। वो 50 रुपए दे सकते हैं, वो 60 रुपए दे सकते हैं, तो अनुराग सर उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, और कल की क्लास में हम लोग अच्छा करेंगे, और महा मैराथन क्लास जरूर 12 घंटे की, उसके लिए जरूर जुड़िएगा, फिर भाग मत जाइएगा। 12 घंटे की क्लास मैं कहता हूँ शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे मैं रखता हूँ, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे, तो जरूर 12 घंटे आपके साथ जुड़ूंगा, और आपको मैं पूरी फिजिक्स वन शॉट में सब कुछ पढ़ाऊंगा A to Z। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, एक बार मैं इंग्लिश मीडियम की लूंगा, एक बार मैं हिंदी मीडियम की, 12 घंटे की महा मैराथन। ठीक, आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, लव यू ऑल।